हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे चल रहा था वनस्पति जगत, और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली थी ये एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो ये क्लास 11th का ये चल रहा था हमारा चैप्टर वनस्पति जगत। तो उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो वनस्पति का जगत में हमने वर्गीकरण किया था। तो ये हमने इसमें क्रिप्टोगेमस में बांटा था इसको, और एक फिनोगेमस में बांटा था। उसके बाद क्रिप्टोगेमस से जो बीज रहित पादप थे और फिनोगेमस थे वो बीजयुक्त थे। तो हमने थैलोफाइटा पढ़ा था इसमें। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा, तो थैलोफाइटा हमने कंप्लीट किया था। थैलोफाइटा में हमने उसके बाद शैवाल पढ़े थे, क्लोरोफाइसिस, रोडोफाइसिस और फियोफाइसिस। तो शैवाल थैलोफाइटा में हमने कंप्लीट किया था शैवालों को। अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थैलोफाइटा हमारा कंप्लीट हो गया, तो ब्रायोफाइटा हम पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है? तो ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें, ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं, अगर हम बात करें फाइट ये शब्द क्यों आ रहा है बार बार? अगर हम फाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट है, जैसे थैलोफाइट है, ब्रायोफाइट है। तो फाइट का मीनिंग है शैवाल। फाइट का मीनिंग क्या है? शैवाल। फाइट का मतलब क्या है? शैवाल। तो इसमें क्या आएंगे? सारे शैवाल आएंगे। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइटा के हम लक्षण देख लेते हैं पहले क्या क्या है। तो ब्रायोफाइटा की अगर हम जनक की बात करें तो ब्रायोफाइटा के जनक कौन थे? हेडविग, यानी कि फादर ऑफ ब्रायोफाइटा को फादर कौन थे ब्रायोफाइटा के? तो हेडविग थे। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, पॉइंट ए की, पॉइंट फर्स्ट ही चल रहा है। तो ब्रायोफाइटा के जनक हेडविग थे। और ब्रायोफाइट शब्द किसने दिया था? तो ब्रायोफाइट जो शब्द था वो किसने दिया था? रॉबर्ट ब्रोन ने। तो ब्रायोफाइट शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्रोन ने दिया था। अगर ब्रायोफाइट की हम भारतीय जनक की बात कर लें कि ब्रायोफाइटा जो भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक कौन थे? तो भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक कौन थे? शिवराम कश्यप। तो भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक कौन थे? शिवराम कश्यप। तो भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक कौन थे? शिवराम कश्यप। तो शिवराम कश्यप थे जो कैसे थे? इंडियन थे। उसके बाद अगर हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन की बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाएगा? ब्रायोलॉजी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। यानी कि फाइट का मतलब क्या है? शैवाल। ब्रायोफाइट, फाइट का मीनिंग क्या होता है? शैवाल। फाइट का मतलब होता है प्लांट या पादप, और पादप यानी कि क्या आएंगे इसमें? शैवाल आएंगे। और ब्रायोफाइटा के जनक हेडविग थे। और ब्रायोफाइट शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्रोन ने दिया था। तो भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक कौन थे? शिवराम कश्यप थे। और ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी। तो ये हमारा एक पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ब्रायोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइटा के अगर हम स्थान की बात करें तो ये कहाँ मिलेंगे? नम स्थान पर, छायादार स्थानों पर ये क्या होंगे? पाए जाएंगे। तो ब्रायोफाइटा नम स्थान व छायादार स्थानों पर क्या होंगे? पाए जाएंगे। जहाँ जल होगा, नमी होगी, वहाँ क्या होंगे? पाए जाएंगे। तो ब्रायोफाइटा कहाँ पाए जाएंगे? नम और छायादार स्थानों पर ज़्यादातर क्या होते हैं? ये मोस्टली मिलते हैं। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो ब्रायोफाइटा का शरीर कैसा होता है? थैलस के समान होता है, या इनका शरीर क्या कहलाता है? थैलस कहलाता है। तो तीसरे पॉइंट की बात करें हम तो ब्रायोफाइटा का शरीर कैसा होता है? थैलस के समान होता है, या थैलस कहलाता है। इनका शरीर कैसा होता है? थैलस, यानी कि थैले जैसी क्या होती है? इनमें संरचना होती है। थैलेस के जैसे क्या होता है? इनका आकार होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि थैला कैसा होता है? बंद पर का, उसका आकार कैसा होता है? बंद होता है।
तो इसी समान इनका भी आकार क्या होगा, बंद होगा। यानी कि मूल, तना और प्राण में क्या होंगे, ये विभेदित नहीं होने के। यानी कि क्या होगा इनका शरीर, थैलस जो होगा, ब्रायोफाइटा का शरीर कैसा होता है, थैलस के समान होता है। तो ये कैसे होंगे, थैलस होंगे, लेकिन पर्णसम और तनसम में क्या होंगे, ये बटे हुए नहीं होते। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का जो शरीर है, ब्रायोफाइटा का जो शरीर है वो पत्ती में यानी कि पर्ण में और तने में और जड़ में विभेदित नहीं होता, यानी कि अलग अलग भागों में नहीं बटा होता। यानी कि इनमें पर्ण पत्ती के समान, तने के समान और जड़ के समान क्या होती है, संरचनाएं होती है। यानी कि इनके समान संरचनाएं होती हैं, लेकिन ये तना और जड़ और पत्ती में मोस्टली नहीं मिलती, लेकिन उनके समान क्या होती है, इनमें संरचना पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का शरीर कैसा होगा, थैलस के आकार का होता है, यानी कि बंद प्रकार का होता है। इसमें तना और ये पर्ण और जड़ में, यानी कि पत्ती और तने और जड़ में ये बटा हुआ नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि पत्ती में, तने में और जड़ में बटा हुआ नहीं होता। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइटा को पादपों का क्या कहा जाता है, उभयचर कहते हैं। तो ब्रायोफाइट क्या है, पादपों का उभयचर भी इनको कहा जाता है। उभयचर क्यों कहा नहीं, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों के बीच में क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो उभयचर क्यों कहा होगा, क्योंकि जल और स्थल दोनों के संपर्क में क्या होते हैं, ये रहते हैं। इस स्थल पर क्यों रहते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन करने के लिए इन्हें स्थल पर जाना पड़ता है। वैसे जल इधर होगा तो स्थल इधर है, तो ये बीच में क्या होंगे, पाए जाएंगे। लेकिन मोस्टली हम नहीं कह सकते कि ये स्थल पर क्या होंगे, पाए जाते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये स्थल पर पाए जाते हैं, स्थल पर ये नहीं पाए जाते, बल्कि ये किस पर निर्भर रहते हैं, ये जल पर क्या होंगे, निर्भर रहते हैं। जल पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। मोस्टली ये जल पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ये स्थल पर ये नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि इनमें संवहन मंडल, क्यों नहीं कह सकते हम कि ये मोस्टली स्थल पर पाए जाते, क्योंकि इनमें संवहन मंडल नहीं होते। क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, संवहन उत्तक नहीं होते। इनमें जो स्थल पर प्लांट पाए जाते हैं उनमें क्या होते हैं, संवहन उत्तक होते हैं, लेकिन इनमें संवहन उत्तक नहीं पाए जाते। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उभयचर हैं, ये किसके बीच की कड़ी है, यानी बीच की कड़ी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जल के मोस्टली जल पर निर्भर रहते हैं, लेकिन स्थल पर जाते हैं लैंगिक जनन करने के लिए। तो ये था 4th पॉइंट। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम। 4 पॉइंट हो गए हमारे। अब 5th पॉइंट, ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र कैसा होता है, यानी कि ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है, कैसे ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कैसे ये पूरा जीवन अपना बिताते हैं। तो ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र कैसा होता है। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोस्टली ब्रायोफाइटा का जो जीवन चक्र होगा वो युग्मोद्भिद से बीजाणुओद्भिद में क्या होता है, परिवर्तन बदलाव करता रहता है। पहले युग्मोद्भिद बनते हैं, फिर उसके बाद बीजाणुओद्भिद बनते हैं। तो ऐसे इनका जीवन क्या होता है, चलता रहता है। तो उनका जीवन चक्र कैसा होगा, पहले युग्मोद्भिद जो मुख्य पादप होंगे वे युग्मोद्भिद होंगे, यानी कि इसे बोलते हैं हम गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट के बाद ये किस में रूपांतरित होते हैं, किस में बदलते हैं, बीजाणुओद्भिद में। तो अगर युग्मोद्भिद की बात करें, ये कैसा होता है, अगुणित होते हैं। और बीजाणुओद्भिद की बात करें तो ये कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं युग्मोद्भिद, जिन्हें हम गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। और बीजाणुओद्भिद कहते हैं कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं, जिन्हें हम स्पोरोफाइट भी बोलते हैं। तो जीवन चक्र की बात करें अगर हम, तो जीवन चक्र इनका कैसे कैसे ये युग्मोद्भिद से बीजाणुओद्भिद में रूपांतरित होते हैं और फिर इसके बाद युग्मोद्भिद में बदल जाते हैं। तो हम जिनके जीवन चक्र की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं युग्मोद्भिद। तो युग्मोद्भिद क्या है, मुख्य पादप है। युग्मोद्भिद क्या होता है, मुख्य पादप है, जिसमें कोशिका क्या होगी, इसमें अगुणित होगी। तो अगर हम बात करें कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है, एक नरलैंगिकम और एक मादलैंगिकम।
मादा लैंगिक अंग और नर लैंगिक अंग। तो 2 भागों में क्या होता है, ये बटा हुआ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, नर लैंगिक अंग को हम पुधानी भी बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, स्त्रीधानी बोलते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, स्त्रीधानी, और उसे क्या कहेंगे हम, पुधानी बोलेंगे। तो इसमें स्त्रीधानी और इसे क्या बोलेंगे, पुधानी बोलेंगे। तो इनमें कैसे कोशिका कैसे होगी, इसमें भी अगुणित होगी और इसमें भी कैसी होगी, अगुणित होगी। और इसे हम एक और नाम देते हैं पुमंग, पुमंग यानी कि नरयुग्मक, नरयुग्मक बोलते हैं, जिसमें कोशिका कैसी होगी, अगुणित होगी। और इसे को क्या बोलते हैं, अंड यानी कि एग बोलते हैं। और ये क्या है, मादा युग्मक है। और जिसमें कोशिका कैसी होगी, इसमें भी कोशिका कैसी होगी, अगुणित होगी। तो ये नरयुग्मक हुआ और ये कैसा हुआ, मादा युग्मक हुआ। तो नरयुग्मक भी अगुणित हो गए और मादा युग्मक भी अगुणित हो गए। लेकिन नरयुग्मक क्या होते हैं, ये चलायमान होते हैं, चलायमान होते हैं यानी कि चल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और लेकिन ये कैसे होते हैं, मादा युग्मक कैसे होते हैं, अचल होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो नर और मादा युग्मक क्या करेंगे आपस में, ये क्या करते हैं, नर और नर युग्मक मादा युग्मक क्या होगा, इनमें निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद क्या बनेगा, इनमें युग्मनज बनेंगे। तो निषेचन होगा, निषेचन के बाद क्या बनेंगे, इनमें युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनेगा यानी कि इसकी भी अगुणित कोशिका होगी, अगुणित कोशिका होगी। जब निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद जो युग्मज बनेगा वो कैसा होगा, वो द्विगुणित होगा। तो युग्मज कैसा बनेगा, इसमें द्विगुणित बनेगा। तो युग्मज बनेगा, इसमें कोशिका कैसी होगी, द्विगुणित होगी। तो कोशिका वृद्धि करती रहेगी और विभाजन करती रहेगी, ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी, विभाजन होता रहेगा। तो एक प्लांट का निर्माण होगा जिसे हम बोलते हैं बीजाणु उद्भिद। तो निषेचन होता रहेगा और क्या बनेगा, इसमें बीजाणु उद्भिद बनेगा। बीजाणु उद्भिद, क्योंकि ये युग्मज कैसा था, द्विगुणित था। तो ये बीजाणु उद्भिद कैसा होगा, ये द्विगुणित बनेगा। तो बीजाणु उद्भिद कैसा बनेगा, ये द्विगुणित बनेगा। उसके बाद बीजाणु उद्भिद में जो कोशिका पाई जाएंगी यानी कि 2n है, तो यानी कि 2n है यानी कि द्विगुणित है। तो बीजाणु उद्भिद में जो 2n कोशिका मिलेंगी, जो बीजाणु उद्भिद में जो अंदर कोशिका मिलती हैं, जिन्हें बोलते हैं बीजाणु मात्र कोशिकाएं। इन्हें क्या बोलेंगे हम, बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं, ये भी कैसी होंगी, द्विगुणित होती हैं, जो अंदर मिलेगी। जो मेन कोशिका है इसकी बीजाणु उद्भिद के अंदर जो मिलेंगी बीजाणु मात्र कोशिका, वे कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी, जिन्हें स्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। उसके बाद बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे यानी कि बीजाणु बनेंगे। उसके बाद क्या बनेंगे, बीजाणु। तो बीजाणु का क्या होगा, निर्माण होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो जैसे ही बीजाणु बनेगा, बीजाणु में क्या हो जाएगी, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि कोशिका कैसी होगी, अगुणित होगी। तो कोशिका अगुणित होगी तो बीजाणु की, जैसे बीजाणु अंकुरित होगा, अंकुरित होगा तो उसकी कोशिका कैसी होगी, अगुणित होगी। तो अगुणित कोशिका होगी। तो अगुणित कोशिका होने के बाद, यानी कि अगुणित कोशिका किस में थी, युग्मोद्भिद में। कोशिका अगुणित किस में थी, युग्मोद्भिद में, क्योंकि युग्मोद्भिद कैसा था, अगुणित कोशिका था। तो अंकुरित हुए बीजाणु स्पोर, तो फिर कैसे बनी, अगुणित कोशिका बनी। तो अगुणित कोशिका बनेगी, फिर इसमें क्या होगा, फिर क्या, कौन सा पादप बनेगा, युग्मोद्भिद बनेगा। उसके बाद कौन सा प्लांट बनेगा, युग्मोद्भिद बनेगा। तो ऐसे ऐसे इनका जीवन चक्र चलता रहता है। अगर हम एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको, युग्मोद्भिद मुख्य पादप है,
जिसमें कोशिका कैसी होगी, अगुणित होगी। इसमें नर और मादा दोनों की कोशिका कैसी होगी, अगुणित होगी, जिन्हें नर को हम पुधानी बोल देते हैं और मादा को हम स्त्रीधानी बोल देते हैं। उसके बाद पुमंग चलायमान होते हैं, इनकी नर युग्मक होते हैं, अंड होते हैं जो मादा युग्मक होते हैं, जो एचल होते हैं। उसके बाद निषेचन होगा, युग्मज बनेंगे, यानी कि युग्मज कैसे होंगे, द्विगुणित होंगे। द्विगुणित होंगे तो क्या बनेगा, बीजाणु उद्भिद बनेगा। बीजाणु क्योंकि द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित कोशिका जैसे विभाजन करती रहेगी तो बीजाणु उद्भिद क्या बनेगा, एक प्लांट, दूसरा प्लांट तैयार होगा, बीजाणु उद्भिद। तो बीजाणु उद्भिद में क्या बनेंगे, बीजाणु उद्भिद में मात्र कोशिका जो होंगी वो भी द्विगुणित होंगी। इसके बाद क्या होगा, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। बीजाणु मात्र कोशिका में कैसे विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो जैसे अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें बीजाणु स्पोर बनेंगे, वो कैसे होंगे, अगुणित होंगे। तो जैसे बीजाणु अंकुरित होंगे तो इससे प्लांट कौन सा तैयार होगा, युग्मोद्भिद। तो युग्मोद्भिद क्या होगा, फिर दूसरे पहले युग्मोद्भिद बने, फिर बीजाणुउद्भिद बने, बीजाणुउद्भिद के बाद फिर वापस से क्या बनेंगे, युग्मोद्भिद प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे इनका जीवन चक्र चलता रहता है, यानी कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट में ऐसे इनका जीवन चक्र लाइफ साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। तो आई होप कि बच्चों मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।